हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, अगर आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट है या आपके घर में कोई 10th क्लास का स्टूडेंट है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। सीबीएसई ने नए अपडेट में बताया है कि अब 10th क्लास के जो एग्ज़ाम है वो 2 बार होंगे। 2 बार आप 10th क्लास का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये अपडेट क्या है, किस प्रकार से ये वर्क करेगा, किस प्रकार से ये अमल में आएगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस समय आप ये जो सर्कुलर देख रहे हैं, ये सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ये सर्कुलर आया हुआ है। इसमें सारी जानकारी लिखी है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये जो पूरी स्कीम है वो लागू होगी। तो हम देखिए शुरू करते हैं स्कीम ऑफ द 2 बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरल कंडीशन देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जो लागू होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, इट इज़ मैंडेटरी टू ऑल द स्टूडेंट टू अपेयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि अगर 2 बोर्ड चाहे हो, लेकिन पहला वाला जो बोर्ड होगा जो कि फरवरी मंथ में होगा, जो हर साल जिस प्रकार से एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में सभी बच्चों को अपेयर होना जरूरी है। यानी सभी बच्चे उस एग्ज़ाम को जरूर देंगे। अब उसका रिजल्ट कुछ आए वो आगे की बात है, लेकिन अपेयर जरूर होना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल पास्ट एंड एलिजिबल स्टूडेंट विल अलाउड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज। यानी कि जो बच्चे पास हो गए हैं वो बच्चे क्या कर सकते हैं कि अपने 3 सब्जेक्ट में, किसी भी 3 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट के लिए अपना सेकंड एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं, जो कि मई के मंथ में होगा। यानी पहले मंथ में, यानी कि फरवरी में जब आपने एग्ज़ाम दिया, आपको लगा कि यार मेरे जो परसेंटेज है वो कम बने हैं, तो वो बच्चा जो है वो अगला वाला जो एग्ज़ाम होगा, यानी मई में जो एग्ज़ाम होगा, उसमें इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए एग्ज़ाम दे सकता है। साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस या फिर किसी भी एक लैंग्वेज है, लेकिन 3 सब्जेक्ट में वो दे सकता है। ठीक है, ये उसका दूसरा पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। इफ़ ए स्टूडेंट हैज़ नॉट अपेयर इन 3 or more subject in first examination, then he or she will not be allowed to appear in the second examination. Such student will place in the essential repeat category, can take the examination on only next year in the main examination month of February. अब देखिए, ऐसा कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए जब फरवरी में एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, उस समय उस बच्चे ने 3 एग्ज़ाम नहीं दे पाए या 3 से ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं दे पाए। यानी कि हो सकता है पहले 3 पेपर दे दियो, बाद के 3 पेपर नहीं दिए, या पहले 3 पेपर नहीं दिए और बाद के 3 पेपर दे दिए। कोई से भी 3 पेपर उसके छूट गए हों, वजह कुछ भी रही हो, लेकिन अगर 3 पेपर या उससे ज़्यादा पेपर में अगर वो अब्सेंट रहा है फरवरी वाले एग्ज़ाम में, यानी फर्स्ट वाले अटैम्प्ट में अगर वो अब्सेंट रहा है, तो वो नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम, यानी कि जो दूसरा वाला एग्ज़ाम होगा, उसमें अपेयर नहीं हो सकता। उसको इसेंशियल रिपीट मान लिया जाएगा, यानी उसको फेल मान लिया जाएगा, और वो अगले साल जब एग्ज़ाम होगा, यानी कि फिर से जो फरवरी में एग्ज़ाम होगा उसमें दे सकता है। वो सेकंड अटेम्प्ट वाले में एग्ज़ाम नहीं दे सकता। ठीक है, क्लियर हुआ से थर्ड पॉइंट। चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या है, फॉर स्टूडेंट हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट, such student will be allowed to appear in second examination under कंपार्टमेंट कैटेगरी। अब देखिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए फरवरी मंथ में जो आपने एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम में आपको सप्लीमेंट्री आ गई। मान लीजिए दो सब्जेक्ट में या एक सब्जेक्ट में आपको क्या कंपार्टमेंट आ गया, तो आप अगले टर्म जो अगला जो होगा टर्म, यानी अगला टर्म का मतलब जो अगला चांस मिलेगा आपको मई के मंथ में, उस अगले चांस में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन कैटेगरी कौन सी रहेगी, आपको कंपार्टमेंट कैटेगरी रहेगी। ऐसा नहीं कि आप फिर से री एग्ज़ाम दे सकते, ऐसा नहीं है। वो कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंडर में ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की। तो एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग क्लास 10th, स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड इन स्टैंड अलोन सब्जेक्ट। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, कई जगह ऐसा होता है कि 6 सब्जेक्ट तो सभी बच्चों को होते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट भी ले रखते हैं। तो ऐसे क्राइटेरिया में क्या होगा, अगर कोई बच्चा पास हो जाता है, अपने 5 मेन सब्जेक्ट में पास हो जाता है, और वो चाहता है कि जो उसका जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें और स्कोर करने के लिए वो दूसरे अटेम्प्ट भी दे, तो उन लोगों के लिए अलाउड नहीं रहेगा। अगर आप पास हो गए हैं पहले 5 सब्जेक्ट में, यानी जो मेन सब्जेक्ट है उसमें अगर आप पास हो गए हैं, तो आपको फिर सेकंड अटेम्प्ट में एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा एडिशनल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सिंगल एडिशनल सब्जेक्ट जो आपने ले रखा है उसके लिए आपको अलग से एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। अगर आपने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया, 5 मेन सब्जेक्ट में अगर आप पास हो गए तो आपको जो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे अगली कैटेगरी की, स्कीम फॉर स्पेशल कैटेगरी। अब चलिए ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। पहला है स्पोर्ट स्टूडेंट
will be allowed to appear in second examination in the subject wise examination have considered with their sport event। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि अपने स्कूल की तरफ से खेलने जाते हैं या कोई डिवीज़न खेलता है तो कोई स्टेट खेलता है, इस प्रकार के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अलग अलग लेवल के ऊपर खेलते हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम की डेट शीट आई, उस डेट शीट में वो डेट मैच कर रही जिस समय उसका कोई इवेंट है, कोई जहाँ पर उसको खेलने जाना है। मान लीजिए मैथमेटिक्स का पेपर है और वो आपको 2 मार्च को पेपर आ रहा है। अगर 2 मार्च को ही उसका कोई इवेंट भी है, कोई जगह आपको उसको खेलने भी जाना है, तो उस कंडीशन में उस बच्चे को सेकंड अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल है, वो सेकंड अटेम्प्ट में जाके अपना एग्ज़ाम दे सकता है। यानी मई के मंथ में जब एग्ज़ाम होगा उस समय वो एग्ज़ाम दे सकता है, अगर उसका कोई स्पोर्ट इवेंट उस टाइम में आ रहा है जिस टाइम में वो इसका एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के बच्चों के लिए सेकंड वाला जो टर्म है वो अलाउड है, वो दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, विंटर बाउंड स्कूल्स स्टूडेंट में चूज टू अपेयर आइदर इन फर्स्ट एग्जामिनेशन और सेकंड एग्जामिनेशन इन ऑफर्ड सब्जेक्ट। देखिए बहुत सारी जगह ऐसी होती है भारत में या और भी जगह जहाँ पर विंटर यानी कि जो गर्मी जो सर्दी होती है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम के टाइम सर्दी का आपका सीज़न रहता है, बहुत ज़्यादा सर्दी का सीज़न रहता है, तो आप पहले से ही डिसाइड कर ले कि आपको फर्स्ट वाले अटैम्प्ट में देना है या सेकंड वाले अटैम्प्ट में देना है। दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट को आप चूज़ कर सकते हो, अपने जो जगह जहाँ पर आप रहते हो उसके मौसम को देखते हुए, वहाँ की सर्दी को देखते हुए आप किसी एक एग्ज़ाम को पहले से ही सेलेक्ट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, द फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू CWSN कैंडिडेट विल बी एक्सटेंडेड इन सेकंड एग्जामिनेशन आल्सो। और जो CWSN बच्चे होते हैं जिनको किसी स्पेशल नीड की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे बच्चों को सेकंड अटेम्प्ट में भी उस प्रकार की सुविधा दी जाएगी। तो ये थे कुछ नियम। अब इसके आगे हम देखते हैं कि इसके आगे और क्या दिया गया है। चलिए अगला पॉइंट है कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट की बात कर लेते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि जो जितने भी आपके पेपर होते हैं 10th क्लास के, वो सभी 80 मार्क्स के पेपर होते हैं और जो 20 मार्क्स होते हैं वो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू दिए जाते हैं। तो अब इंटरनल असेसमेंट के बारे में जान लेते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। देखिए इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड ओनली वंस बिफोर द मेन एग्जामिनेशन। यानी जो फरवरी मंथ में जो एग्ज़ाम होगा उसके पहले जो इंटरनल एग्ज़ाम ले लिए जाते हैं स्कूल के अंदर, वही फाइनल एग्ज़ाम होगा, वही मेन होगा। उसके बाद सेकंड चांस वाले लोगों के लिए अलग से एग्ज़ाम नहीं होगा, वही मार्क्स जो फर्स्ट वाले एग्ज़ाम के हैं वही मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होकर आगे चले जाएंगे, लेकिन अलग से उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। सेकंड अटेम्प्ट वालों के लिए अलग से एग्ज़ाम नहीं होगा इंटरनल वाला, वो फर्स्ट मेन एग्ज़ाम का जो इंटरनल मार्क्स होंगे वही वहाँ पर ऐड हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की। तो देखिए मेन और फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम मिड फरवरी एज कंडक्टेड नाउ। देखिए जो पहला अटेम्प्ट है यानी जो 2 बोर्ड में से जो पहला बोर्ड है वो तो हर बार की तरह जो हर साल शुरू होते हैं मिड फरवरी में शुरू होते हैं, 15 फरवरी के बाद जो शुरू होते हैं उसी टाइम से शुरू होंगे और वही तरीका रहेगा उसका, पहले जैसे चलता था वैसे के वैसे चलेगा। और जो सेकंड वाला है, सेकंड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मई। और दूसरा वाला जो चांस है, सेकंड वाला जो अटेम्प्ट है वो मई के महीने में शुरू होगा। तो ये थे इसके एग्ज़ाम के शेड्यूल। चलिए हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो इन एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो देखिए पहला वाला देखते हैं, फ्रेश कैंडिडेट ऑफ 10th क्लास, यानी कि जो बच्चा इस साल 10th में है उसको हम फ्रेश कैंडिडेट बोलते हैं, वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। सेकंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट के में जो सेकंड चांस जिसको लगा है वो वाले बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एसेंशियल रिपीट ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल, जैसे मान लीजिए अभी 2026 में ये एग्ज़ाम होगा तो 25 में जिनको एसेंशियल रिपीट था यानी जो फेल हो गए थे वो बच्चे भी फर्स्ट एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके बाद इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, और जिसने इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरा है वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा है द एलिजिबिलिटी ऑफ द अपेयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन। अभी मैंने फर्स्ट एग्जामिनेशन की बात करी जो फरवरी मंथ में होगा, अब मैं सेकंड एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ जो कि मई मंथ में होगा। तो देखिए इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट, जिन्होंने 3 मेन सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के अंडर फॉर्म भरा है उन लोग के लिए सेकंड वाला जो चांस है वो ओपन रहेगा, उसमें वो भर सकते हैं। फर्स्ट थर्ड चांस कंपार्टमेंट, और वो बच्चे जिनको फर्स्ट कंपार्टमेंट आया या थर्ड कंपार्टमेंट आया है यानी कि पिछले साल वाला और इस साल वाला, ये दोनों लोग भी अगला टर्म जो है यानी मई वाले मंथ का जो टर्म है उसमें वो दे सकते हैं। इसके बाद कंपार्टमेंट प्लस इम्प्रूवमेंट, जो बच्चा कंपार्टमेंट भी है साथ में इम्प्रूवमेंट के लिए भी जिसने अप्लाई किया है वो भी सेकंड टर्म में सेकंड चांस में वो एग्ज़ाम दे सकता है, मई के मंथ में वो एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, लास्ट है इम्प्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट पास्ड बाय द
रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, और वो बच्चे जो सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट के लिए एलिजिबल है या सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया वो बच्चे भी यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये थे कि कौन बच्चा इन एग्ज़ाम को दे सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं सिलेबस की बात बता देता हूँ। इसमें लिखा सिलेबस एंड स्कीम एग्जामिनेशन, बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल सिलेबस मेंट फॉर ईयर। देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फरवरी के मंथ में जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस कुछ अलग होगा और जो मई के मंथ में जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। साल भर में जो भी आपने पढ़ा है यानी कि फुल सिलेबस जो है, फुल कोर्स आपको हर सब्जेक्ट का आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर कम या ज़्यादा नहीं होगा। सेकंड, द स्कीम ऑफ द स्टडीज़ ऑफ द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन द सेम, और जो प्रक्रिया है एग्ज़ाम लेने की, जो पूरी स्कीम चलती है वो वैसी की वैसी रहेगी जैसे हर साल रहती है। ये कह सकते हैं जो मेन एग्ज़ाम के लिए होगी वही सारी जगह अप्लाई होने वाली है। चलिए अब मैं थोड़ा एलओसी के बारे में आपको बता देता हूँ। एलओसी सबमिशन फॉर द एग्जामिनेशन। एलओसी तो आप जानते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो होता है स्कूल में, मालूम है आप लोग अपनी फ़ोटो के सामने सारी डिटेल आती है, फिर आप उस पर चेक करते हो कि आपकी डिटेल सही है कि नहीं, वो सब एलओसी कहलाती है। ठीक है, तो फिलिंग ऑफ एलओसी एंड अपेयरिंग इन द मेन या फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंपलसरी, यानी सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं उनको फर्स्ट एग्ज़ाम या मेन एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। उसके लिए वो जो एलओसी है उसमें जितने भी नाम हैं उन सभी को वो एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। सेकंड, एलओसी फॉर द सेकंड एग्जामिनेशन विल बी फिल्ड इन सेपरेटली, हाउएवर नो न्यू स्टूडेंट, नो नेम विल बी एडेड टू द एलओसी ऑफ द सेकंड एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो सेकंड एग्जामिनेशन जो मई में होने वाला है उसकी एलओसी सेपरेट रहेगी, उसकी एलओसी अलग बनेगी, और जो फर्स्ट एग्ज़ाम है उसकी एलओसी अलग बनेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेकंड वाली एलओसी जो अलग से बनने वाली है उसमें कुछ आप नए नाम ऐड कर दो, जो फर्स्ट जिनने अटैम्प्ट नहीं दिया है उसको आप सेकंड में ऐड कर दो, ऐसा नहीं होगा। जिन्होंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था वही एलओसी कैरी फॉरवर्ड होगी, लेकिन वो अलग से सेपरेट भी बनेगी। ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग तरीके से कोई बनाई जाएगी, उसमें कुछ और नाम ऐड कर दिए जाएंगे, ना तो नाम घटेंगे और ना ही यानी कि कोई भी नाम रिमूव भी नहीं होगा, कोई नाम उस पर ऐड भी नहीं होगा, वैसी की वैसी रहने वाली लेकिन सेपरेट रहेगी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि सब्जेक्ट चेंज विल नॉट बी अलाउड फ्रॉम द फर्स्ट एग्जामिनेशन टू द सेकंड एग्जामिनेशन एक्सेप्ट परमिटेड एज पर पॉलिसी। अब देखिए जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लीजिए उसके अच्छे मार्क्स किसी सब्जेक्ट में नहीं आए और अगर वो सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है तो इसके लिए वो परमिटेड नहीं रहेगा, उसको वही सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, वही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा जो उसके मेन एग्ज़ाम में या फर्स्ट एग्ज़ाम में थे, वही सब्जेक्ट से उसको अगले वाले यानी सेकंड चांस वाला एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। चलिए हम रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट डिक्लेरेशन, तो द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी डिक्लेयर एज पर द एग्जामिनेशन बाय लॉज। जो भी एग्जामिनेशन के लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग जब भी टाइम उनको रहेगा उस समय वो उसका एग्ज़ाम का डिक्लेयर करेंगे, उसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। और रिजल्ट फॉर ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और जो फर्स्ट एग्ज़ाम है यानी कि जो फरवरी में होने वाला उसका जो रिजल्ट है वो आपको अप्रैल के महीने में मिल जाएगा। रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर इन द मंथ ऑफ जून। और जो मई के महीने में जो एग्ज़ाम होगा उसका रिजल्ट आपको जून के महीने में मिल जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ द मेन एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन डिजीलॉकर। और जो भी आपका रिजल्ट रहेगा फर्स्ट में उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको डिजीलॉकर के में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। और ये जो रिज़ल्ट है वो आप 11th के एडमिशन के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 11th क्लास के एडमिशन के लिए आप डिजीलॉकर के में जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट है, वो आप दिखाकर अपना जो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। मैं साथ में आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो फाइनल मार्कशीट होगी वो सेकंड एग्जामिनेशन अपेयर होने के बाद ही मिलेगी, चाहे आपने सेकंड एग्ज़ाम दिया हो नहीं दिया हो, कुछ भी आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है जिसको अपन हार्ड कॉपी बोलते हैं वो आपको सेकंड एग्जामिनेशन के बाद ही मिलेगा। मेरिट सर्टिफिकेट विल आल्सो बी इशूड ओनली आफ्टर सेकंड एग्जामिनेशन। और जो मेरिट लिस्ट होगी वो भी आपको सेकंड एग्जामिनेशन के बाद ही मिलने वाली है। देखिए इसके बाद फैसिलिटीज़ ऑफ फोटोकॉपी, वेरिफिकेशन एंड रीएवैल्यूएशन, ये तीनों चीज़ें यानी कि आप फोटोकॉपी मंगवाना चाहते हैं या वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं या रीएवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, ये सारी जो प्रक्रिया है वो सेकंड एग्जामिनेशन के बाद ही आप कर सकते हैं, उसके पहले आप नहीं कर सकते। जैसे ही सेकंड एग्जामिनेशन ख़त्म होगा उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो उन सभी चीज़ों के लिए। फ़ोटोकॉपी मंगवाने अपनी कॉपी की तो भी आप बाद में ही करेंगे, अगर आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो भी बाद में होगा, और अगर आप अपनी कॉपी फिर से खुलवाना चाहते हैं
तो भी आपको सेकंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने के बाद ही इसके लिए आप एलिजिबल हो, तभी आप कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है एडमिशन इन क्लास 11th। क्लास 11th है स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड इन देयर मेन एग्जामिनेशन विल बी अलाउड टू प्रोविंशियल एडमिशन इन क्लास 11th बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द सेकंड एग्जामिनेशन द एडमिशन विल बी कन्फर्म। अब देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पास नहीं हो या किसी एक सब्जेक्ट में रह जाए या उनके नंबर कम हो, कुछ भी हो, तो इस प्रकार के स्टूडेंट का भी प्रोविंशियल एडमिशन हो जाएगा उनके स्कूल में। प्रोविंशियल एडमिशन मतलब अस्थायी तौर पे उनका एडमिशन हो जाएगा, और जब सेकंड टर्म का यानी कि सेकंड चांस का जब आपका रिजल्ट आएगा उस समय आप अपनी मार्कशीट दिखाकर, अपना जो डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आप अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म कर सकते हो। तो ये थी कुछ मेन जानकारियाँ जो कि आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको इन सभी जानकारियों को पता होना चाहिए कि क्या इस साल होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। अगर होता क्या है कि कई बार हमको सही से जानकारी नहीं होती, इससे हम कन्फ्यूज हो जाते हैं और वो काम कर देते हैं जो हमें नहीं करना होता है। इस कारण से आप इन सभी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से, वैसे मैंने आपको सभी पॉइंट बहुत अच्छे से समझाएं, इसके बाद भी आपके स्कूल तरफ से इस प्रकार की जो डॉक्यूमेंट्स आएगा उसको आप थ्योरली अच्छे से पढ़ के आप देखना कि क्या उसमें से आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप एक खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।